नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा दैनिक करंट अफेयर्स की पहल के रूप में द बिग न्यूज को एक बार फिर से प्रारंभ किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि इस बार इसे इंग्लिश यानी अंग्रेजी और हिंदी के मिश्रित रूप में प्रारंभ किया गया है। इसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी इसे देख सकते हैं। साथ ही दैनिक आधार पर बिग न्यूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन द हंगर हॉट स्पॉट आउटलुक जारी करता है? आपके विकल्प हैं संयुक्त राष्ट्र, खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की विश्व खाद्य कार्यक्रम। आपको निम्नलिखित कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। आपके विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 1 और 4, केवल 2 और 4 की केवल 4। हंगर हॉट स्पॉट आउटलुक रिपोर्ट के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसे खाद्य और कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। खाद्य कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने इस रिपोर्ट के माध्यम से चेतावनी दी है कि अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 की आउटलुक अवधि के दौरान 19 देशों आदि में तीव्र खाद्य असुरक्षा देखी जा सकती है, जिसे हंगर हॉट स्पॉट कहा गया है। जब हम बात करते हैं खाद्य और कृषि संगठन की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व कर रही है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा और खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा की गई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग आदि के लिए खाद्य सहायता के संदर्भ में कार्य कर रहा है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं, हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 2 और 4। आज के न्यूज़पेपर्स में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा या से देश G20 का सदस्य नहीं है या है? आपके विकल्प हैं मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस की वियतनाम। आपको निम्नलिखित कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 4 की उपर्युक्त सभी। G20 के सदस्य देशों को आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि G20 का गठन 1999 में 1990 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया देशों को प्रभावित किया। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। इसके सदस्य देशों को आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ को देखा जा सकता है। इस रूप में यदि हम G20 के सदस्य कौन नहीं हैं उन देशों की सूची को देखें, तो आप ये पाएंगे कि इसमें मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और वियतनाम चारों ही शामिल नहीं है, और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में FDI में पिछले 10 वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास कमजोर रुपए से प्रेरित है। आपको दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। आपके विकल्प हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों की ना तो 1 ना ही 2। FDI से संबंधित खबर आज के न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित हुई है। आपको ध्यान रखना है कि भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सुधार और आर्थिक विकास आदि पर ध्यान देने के चलते अगले 5 वर्षों में लगभग $475 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ सकता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने एफडीआई के क्षेत्र में पिछले एक दशक में लगातार वृद्धि की है और वित्त वर्ष 2021-22 में कोरोना महामारी के होने के बावजूद भारत में लगभग $85 बिलियन का एफडीआई प्रवाह देखा गया। रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत की क्षमता में विश्वास, मजबूत खपत के रुझान, डिजिटलीकरण, सेवा क्षेत्र के साथ साथ बुनियादी ढांचे और विनिर्माण आदि पर सरकार के मजबूत फोकस से उपजा है। इसके अलावा नियामक बाधाओं को कम करने के लिए भारत सरकार के लगातार प्रयास भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच एक सकारात्मक अवधारणा को बढ़ावा दे रहे हैं। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि एफडीआई के संदर्भ में पहला जो कथन है वो एकदम सही है, हालांकि दूसरा कथन सही नहीं है। चूंकि आपको सही उत्तर का चयन करना है इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक कथन सही है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हाल ही में चर्चा में रहा द कॉमन फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय संगठन से संबंधित है? आपके विकल्प हैं विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र की G20। कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि इसे G20 द कॉमन फ्रेमवर्क के रूप में जाना जाता है। G20 कॉमन फ्रेमवर्क डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव यानी DSSI से परे डेट ट्रीटमेंट के लिए एक कॉमन फ्रेमवर्क है। यानी नवंबर 2020 में से तब घोषित किया गया था जब कोविड-19 के प्रभाव में विभिन्न देश अस्थिर ऋण के मुद्दे का सामना कर रहे थे और इस प्रकार के अस्थिर ऋण के मुद्दे से निपटने के लिए G20 कॉमन फ्रेमवर्क की घोषणा को किया गया। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, G20। आज के न्यूज़पेपर्स में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन से मापदंड वैश्विक भुखमरी सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, वृत्त पोषक तत्वों की कमी, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। आपको दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। आपके विकल्प हैं केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 4 कि इनमें से कोई भी नहीं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, जिसे अंग्रेजी में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रूप में जाना जाता है, उसके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और देशों के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने का प्रयास करती है। इसे जर्मन स्थित एक गैर लाभकारी संगठन वेल्थुंगर हिल्प तथा आयरलैंड स्थित संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की गणना 4 व्यापक संकेतकों का उपयोग करके की जाती है। इसमें शामिल है अल्प पोषण, स्टंटिंग, वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। अल्प पोषण यानी आहार ऊर्जा सेवन की कमी का सामना करने वाली आबादी के अनुपात का माप। बाल स्टंटिंग यानी उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई। चाइल्ड वेस्टिंग यानी ऊंचाई के हिसाब से कम वजन। और बाल मृत्यु दर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की देखी जाती है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें केवल शिशु मृत्यु दर ही विकल्पों में से सही है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 4। आज के न्यूज़पेपर्स में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2013 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके अपने प्रभाव में सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी होने की संभावना है? आपके विकल्प हैं सार्वजनिक ऋण की कटौती, बजट घाटे को पूरा करने के लिए जनता से उधार लेना, बजट घाटे को पूरा करने के लिए बैंकों से उधार लेना कि बजट घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा को छापना। इस प्रश्न के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी बजट घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा को छापना। आपको ध्यान रखना है कि सरकारों के द्वारा जब अपनी आय से अधिक व्यय को किया जाता है तो अनेक बार बजट घाटा देखा जाता है और इस बजट घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा को छापा जाता है। हालांकि यह मुद्रा नवीन रूप में जब छापी जाती है और बाजार में पहले से प्रसारित नहीं होती है, इसलिए नवीन मुद्रा के बाजार में प्रसारित होने से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आता है, जिससे वो अधिक वस्तुओं की मांग करने लगते हैं। इस रूप में ही आगे चलकर मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने वाले कारक के रूप में सामने आता है।
इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की, जिसमें हम बात करेंगे कॉलेजियम सिस्टम पर, जो आज के न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का मुद्दा लगातार चर्चा में रहा है, जिससे परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। कॉलेजियम सिस्टम के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, ना कि संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान के द्वारा। इस प्रणाली का विकास हम 1981 के फर्स्ट जजेस केस से देख सकते हैं, जिसमें घोषणा की गई कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की सिफारिश की प्राथमिकता को गंभीर कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है। इससे अगले 12 वर्षों में न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका यानी सरकार को प्राथमिकता मिली। हालांकि 1993 के सेकंड जजेस केसेस यानी द्वितीय न्यायाधीश केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की और इस बात को स्थापित किया कि जब बात की जाती है परामर्श की, तो वह वास्तव में सहमति से तात्पर्य रखता है। इसमें यह कहा गया कि सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय नहीं, अपितु सुप्रीम कोर्ट में 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से गठित यह एक संस्थागत राय को दर्शाता है। इसमें आपको 1998 के थर्ड जजेस केसेस को भी ध्यान रखना है, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम का विस्तार 5 सदस्यीय निकाय में किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल थे। इस सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का नेतृत्व सीजेआई करते हैं और इसमें अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। एक उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी करते हैं। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि जब बात आती है हायर जुडिशरी यानी उच्चतम प्रकार की न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की, तो यह है केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है और कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाने के बाद ही मुख्य रूप से सरकार की भूमिका देखी जाती है। इसमें भी सरकार की भूमिका आईबी के द्वारा जांच आदि कराने तक सीमित है। सरकार इसमें कॉलेजियम की पसंद के बारे में अपनी आपत्तियां भी उठा सकती है और स्पष्टीकरण को भी मांग सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम उन्हीं नामों को दोहराता है तो सरकार उन्हें न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य है। हालांकि केवल जजों के द्वारा ही जजों की नियुक्ति का विषय लगातार आलोचना का विषय बना रहा है, जिसे ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।